अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू, कोड 5063 एंड कोड 8568। ये आपकी कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्ले है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, और इसके टॉपिक्स किस तरह अलाइंड हैं। फिर हम इस सब्जेक्ट का एक पास्ट पेपर देखेंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है उसका एक तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाएँ। और इस बुक के हमने नोट्स भी डेवलप किए हैं। इस वीडियो के लिंक में आप उन नोट्स का लिंक भी देख सकते हैं। आप उस लिंक से अपने नोट्स इसके सारे यूनिट्स के हवाले से देख सकते हैं। यूनिट 1 to 9 के हमने ब्रीफ नोट्स बनाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 25 पेजेस के हैं, ताकि आप बहुत कम वक्त में इसको देख पाएं। देन एक पास पेपर हम देखेंगे, उसका भी पास पेपर की जो सोल्यूशन है उसका लिंक भी मौजूद होगा। फिर इस सब्जेक्ट के सारे जो हमारे यूनिट्स हैं, और आपको पता है एआईयू के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हर एक के 9 यूनिट्स होते हैं या 9 चैप्टर होते हैं। तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हवाले से भी, जैसे ये 9 यूनिट्स आपके सामने डिस्प्ले हैं, तो हर एक को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रीफ वीडियो लेक्चर बने हुए हैं। उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर 1, वीडियो लेक्चर मिलेंगे हर यूनिट पे। नंबर 2, नोट्स मिलेंगे। नंबर 3, पास पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूं, ये सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट बेसिकली ये है, जैसे उसका नाम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि हमने फाइनेंस और अकाउंटिंग के मामलात को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कैसे करना है। इस हवाले से एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, जो पहले आपने पढ़ा होगा, और दूसरा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। अब इसके अंदर भैया हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, और इसमें होगा क्या, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमें अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो एक ही पैटर्न पे, एक किस्म के रूल्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाएं। आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 में पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में दो तरह के हैं। एक तो है आईएफआरएस या आईएएस, जो यूके बेस्ड बॉडी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। पाकिस्तान में और जो यूरोपीय यूनियन में और बहुत सारे मुल्कों में ये फॉलो होते हैं। दूसरे हैं यूएस के गैप स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ यूएसए में फॉलो होते हैं। तो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किया जाता है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का, तो वो पूरी दुनिया में इन दो तरह के स्टैंडर्ड्स के हवाले से किया जाता है, और इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 70 to 80% सिमिलैरिटी है। तो हम ये यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। एनी हाउ, हम यूनिट्स पे आते हैं। पहला यूनिट IS 24 का है, दूसरा IS 20 का है, तीसरे में IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चौथे में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पांचवे में डेफर्ड टैक्स, छठे में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है। हर एक के साथ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स लिखे हुए, और यूनिट 9 IS 17 है। तो इन 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात की गई है इस सब्जेक्ट में। इससे पीछे जो IFR 1 का सब्जेक्ट है, उसमें भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो अब उसी चीज़ को आगे फर्दर एनहेंस किया गया है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये सारे यूनिट्स हैं, इन सब के हवाले से भी वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, आप उनको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दूसरा हमने ये किया कि इस साल जितने यूनिट हैं सबकी समरी भी बनाई है, ब्रीफ नोट्स भी बनाए हैं, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तीसरा, हम अभी एक पास पेपर है वो देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि इस सब्जेक्ट का पेपर कैसे आता है और इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो पेपर आपके सामने एक डिस्प्ले है। अब पेपर उसी पैटर्न पे आता है जी। 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास 8 सवाल होंगे। टाइम 3 घंटे का आपके पास होगा जी, और पासिंग मार्क्स 50 हैं। अच्छा, आप 3 घंटे के टाइम में जब आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने प्रैक्टिकली आपके पास 30 से 40 मिनट होते हैं एक सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसके अंदर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अगर मैं इस सब्जेक्ट की नेचर की बात करूं, तो इट्स ऑलमोस्ट 60 to 70%, तो 60% तो ये थियोरेटिकल नेचर का है। इसमें थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, रूल्स पढ़ाए जाएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, IS 24 40। उसके बाद आपको इनके न्यूमेरिक्स यानी कि उनकी एप्लीकेशन कैसे होनी है वो बताई जाएगी। वो बुक के अंदर भी एग्जांपल दी हुई हैं, और पेपर में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 थियोरेटिकल हैं, क्वेश्चन 3 और 4 न्यूमेरिकल हैं, 5 भी न्यूमेरिकल है, 6 भी न्यूमेरिकल है, 7 थियोरेटिकल है, और 8वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो टोटल 5 न्यूमेरिकल के सवाल हैं और 3 थ्योरी के हैं। तो इसी पैटर्न पे अमूमन मोस्टली जो हमारे सामने पेपर आते हैं, इसी तरह हो सकता है, या 6 न्यूमेरिकल, या 2 थ्योरी के, या 3 थ्योरी के, और 5 न्यूमेरिकल, इसी पैटर्न पे आते हैं। तो आपने जब इनको अटेम्प्ट करना है, तो देख लें जो चीज़ आपको पहले अच्छी तरह आती है
वो आप पहले 5 सवाल को इसी पे अटैम्प्ट कर लें। लेकिन आप ये याद रहे कि जिसका जैसे ये इसका वन पार्ट है, पहले सवाल का पहला हिस्सा, तो पहले सवाल के दोनों हिस्से अटैम्प्ट करेंगे तो 20 नंबर आपको, 20 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। या जिसके इस तरह 500 हिस्से हैं एक सवाल के, तो पांचों हिस्से अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट्स में नहीं कर सकते कि आप दो हिस्से इसके कर लें और दो हिस्से इधर से कर लें। तो एक सवाल जब शुरू करें तो उसको मुकम्मल तौर पे अटैम्प्ट करना है, वही 5 सवाल आपके काउंट होंगे जो पहले 5 आप करेंगे। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। मसलन क्वेश्चन वन है, वो कहता है जी डिस्कस इन डिटेल द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिस्कस करें, IS 24 और IS 40 के लिए। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ना शुरू किए होंगे, तो हर स्टैंडर्ड का जब एंड होता है, जब वो कंप्लीट होता है, उसके बाद डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब ये होता है कि ये वो सिग्निफिकेंट बातें हैं, आइटम्स हैं, जिनको आपने डिस्क्लोज करना है टू योर शेयर होल्डर, टू योर स्टेक होल्डर्स, ताकि आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकें रिलेटेड टू डिफरेंट फाइनेंशियल मैटर्स। तो यहाँ पे दो तरह की बातों के मतलब हमसे पूछा गया, IS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इनके डिस्क्लोजर क्या है, और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स क्या है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और इस सोल्यूशन का लिंक आपको दिया हुआ है, जो आपके पास ऑप्शन जो आपके पास दिए होंगी चीज़ें नीचे, जो लिंक आपको दिया होगा। तो ये जो पेपर है, इसके सवालों के जवाब हम देखते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स IS 24 ये क्या होते हैं। डिस्क्लोजर्स दिए होंगे बुक में भी, और हमने इनको ब्रीफली यहाँ पर लिख दिया है। अब जब भी सवाल अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखें कि आप क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद उसका थोड़ा सा तारफ़ कराएं, IS 24 है क्या। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 रिक्वायर्स एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए। अगर एक कंपनी है, उसके मतहत 5-6 और कंपनियां हैं, तो जितनी भी उसके रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके मुतल्लक जितने उसके लेन देन के मामला हैं, उनको डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी हम कहते हैं इज ए पर्सन और एंटिटी विद कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी और ए मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। जब आपके मतहत कुछ कंपनियां हों जिनमें आपकी 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो, तो वो आपके रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो उनके हवाले से जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिपोर्ट करना है। की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले अपना नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताएं, तो आपकी एंटिटी का और दूसरी पार्टीज का क्या रिलेशनशिप है। आप सब्सिडरी कंपनी हैं, यानी आप उनके मतहत हैं, या आप पेरेंट कंपनी और वो आपके मतहत हैं। फिर उनसे जितनी ट्रांजैक्शंस हो, उनके बैलेंसेस, कौन कौन से बैलेंसेस, द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो इस साल के दौरान हुई, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, जो कोई गारंटी या लोन में कहना दे रहा उन्होंने, डाउटफुल डेट्स को प्रोविजंस वगैरह हुई, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उस चीज़ को आपने डिस्क्लोज करना है। इस तरह की मैनेजमेंट पर्सनल, कि वो लोग जो आपकी कंपनी में भी काम करते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो उनकी कंपनसेशन और उनके बेनिफिट्स को आपने डिस्क्लोज करना है कि क्या अमाउंट आप उनको पे कर रहे हैं। इस तरह और भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने कोई चीज़ उनसे लीज पे तो नहीं ली हुई, कोई उनके एसेट के बदले में गारंटी तो नहीं दी हुई, तो इस तरह। और कोई आपके उनके साथ कैश कैश के मामला तो नहीं, कोई आप उनको कोई चीज़ सप्लाई तो नहीं करते। तो इस हवाले से आपने 8 से 10 इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं डिस्क्लोजर देने हैं। यहाँ जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं आप देख रहे हैं, उनके साथ हेडिंग बना के पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इस तरह आपने इस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना होता है पेपर में। आप इसको मज़ीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप नोट्स में देख भी सकते हैं, जो जिनका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। IS 40 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 40 डील करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी है जिसे हम खरीदें कि या तो उसका कैपिटल एप्रिसिएट हो वक्त के साथ साथ, या हमें उससे रेंटल वैल्यू मिले। तो इसके लिए की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है IS 40 में। नंबर वन, अकाउंटिंग पॉलिसी के मतलब लिखेंगे कि कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। कास्ट मॉडल कर रहे हैं, यानी हम अपने एसेट्स को कास्ट पे मेजर कर रहे हैं या फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं, जो भी है उसको मेंशन करेंगे। फेयर वैल्यू पे अगर मेजर कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यू के लिए कौन सा मेथड और अजम्पशन यूज़ की है, और कौन सा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है जो हमें बता रहा है कि इन एसेट की या फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है मार्केट में। एक प्लाट हमने 50 लाख का लिया, आप कितने का हो चुका है, सपोज 80 लाख का। तो ये हमें किसने बताई और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, पता चले कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड में उनकी क्या वैल्यू थी और एंड ऑफ पीरियड में क्या था। और अगर कास्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपने कास्ट मॉडल में बताना है कि उनकी डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ क्या है, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और कमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है। इसके अलावा साथ साथ रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस का बताएं, और साथ रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस का बताएं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहीं प्लेज करा ली है या कॉन्ट्रेक्चुअली कहीं आपने रखी हुई है, ताकि उसकी बेस पे कुछ और चीज़ें खरीदें। तो ये
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको इसी मेथड में आपने डिस्क्लोज करना है, शेयर होल्डर्स तक ये बातें पहुंच जाएं ताकि आपकी कंपनी की वर्थ के मुतल्लिक वो जान सकें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, डेफर्ड टैक्सेस। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, बाद दफ़ा आपको स्टैंडर्ड का सिर्फ नंबर दिया जाता है, बाद दफ़ा स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। आपने नाम भी स्टैंडर्ड का याद करना है, जैसे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और IS 40 है। इस तरह ये IS 12 है विच इज़ रिलेटेड टू द टैक्सेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि IS 12 टैक्सेशन के बारे से डील करता है, तो इन स्टैंडर्ड का नाम और उसका नंबर, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, परमानेंट डिफरेंस, टैक्स बेस, टैक्सेबल प्रॉफिट, ये चीज़ें क्या है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। मैं सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो व्हाट इज ए डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है डिलेड, जो बाद में मिले। ए डेफर्ड टैक्स एसेट अराइजेज व्हेन टेम्पररी डिफरेंसेस रिजल्ट इन डिडक्टेबल अमाउंट्स इन फ्यूचर पीरियड और व्हेन देयर आर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस और क्रेडिट्स। इट रिप्रेजेंट फ्यूचर टैक्स सेविंग्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट से मुराद वो एसेट होता है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान जो फ़र्क होता है उसके नतीजे में आता है। और ये हमारी बेसिकली जो ये टैक्स अभी तो वैसे हमने वो पे करना होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमारी टैक्स सेविंग्स होती हैं। हम उस इनकम के लिए, जैसे उसकी मिसाल यहाँ पे दी हुई है, रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट द टैक्सेबल बेनिफिट विल बी अवेलेबल to utilize the deductible temporary difference. For example, provisions for warranty that are deductible when paid in future create a deferred tax asset. मसलन हम provisions create करते हैं, तो provisions expense तो हम माइनस कर लेते हैं, तो उसकी बेस पे जितना हमारा टैक्स सेव होता है, जो फ्यूचर में हमारे टैक्स लॉसेज अनयूज्ड हो जाते हैं, उसकी बेस पे जो अमाउंट हम डिटरमिन कर देते हैं वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। इस तरह दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से मुराद वो है लायबिलिटी है जो टेम्प्रोरी डिफरेंस की वजह से निकलती है, जिसमें फ्यूचर पीरियड में हमें मजीद टैक्स देना पड़े। इट रिप्रेजेंट फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में हमें ये ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इट इज़ रिकग्नाइज फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्प्रोरी डिफरेंस। तो ये रिकग्नाइज की जाती है, मसलन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस है क्रिएट्स ए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, फिर ये परमानेंट डिफरेंस होते क्या हैं जिनको ऊपर डिस्कस किया गया? परमानेंट डिफरेंसेस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट डू नॉट रिवर्स ओवर टाइम। देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो कुछ होती हैं अकाउंटिंग के तहत हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करते हैं नेट प्रॉफिट के तौर पे। एक प्रॉफिट वो होता है जो टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि टैक्स में सारे एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं होता। कुछ एक्सपेंस माइनस किए जा सकते हैं, कुछ लॉ के तहत नहीं किए जा सकते। तो जो नहीं किए जा सकते उनकी बेस पे आता है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम परमानेंट डिफरेंस लेते हैं, जो ओवर टाइम रिवर्स नहीं होते। दीज डू नॉट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज। फाइन और पेनल्टीज अलबत्ता उनके हवाले से हो सकती हैं। टैक्स बेस से क्या मुराद है? टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू इट फॉर टैक्स पर्पस। किसी भी एसेट और लायबिलिटी की वो अमाउंट जो टैक्स पर्पस के लिए एट्रीब्यूट की जाए उसे टैक्स बेस कहते हैं। द अमाउंट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस अगेंस्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे कोई मशीन होती है उसकी डिडक्टेबल कास्ट माइनस कर दें तो वो उसकी टैक्स बेस होती है। अच्छा, अब टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, टैक्सेबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड विच इज डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉस ऑन विच इनकम टैक्सेस आर पेएबल। ये वो टैक्स होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिस पे हमने टैक्स पे करना होता है। याद रहे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक्चुअल वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है। वो एक्चुअल टैक्स हमने नहीं पे करना होता। पे हमने वो करना होता है जब हम टैक्स रूल्स के लिए सेपरेट अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके तहत जो टैक्स आता है वो पे करना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है परमानेंट और टेम्पररी डिफरेंसेस की बेस पे, और उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स की जाती है। अच्छा, ये तो पहले 2 सवाल हो गए। अब अगर तीसरे सवाल की तरफ हम आए, यहाँ पे जी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले ये समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन द फॉलोइंग केसेस एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो एक आपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और फिर उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन पे आए, तो IS 36 बेसिकली क्या है? ये इम्पेयरमेंट के हवाले से है। IS 36 रिक्वायर एंटिटी टू असेस वेदर एन एसेट इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। मसलन होता ये है ना कि एक हम एक एसेट मार्केट से लेते हैं, सपोज एक गाड़ी ली, वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता, एक तो होती है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, अगर तो आप कास्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन देखेंगे, लेकिन हर एसेट की साल के बाद वैसे वैल्यू देखी जाती है। मसलन एक गाड़ी हमने 50 लाख की ली, उसके बाद कंपनी ने गाड़ियों की कीमतें कम कर दी और अब वो गाड़ी 40 लाख की मार्केट में अवेलेबल है। अब हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख चार्ज की थी,
तो गाड़ी पीछे 45 लाख की रहेगी, लेकिन मार्केट में उस जैसी गाड़ी अब 40 की मिल रही है। तो 5 फर्दर जो अमाउंट है ना, वो इम्पेयरमेंट लॉस की होती है। उसका हम कैलकुलेट करते हैं तो जो एसेट की कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। और रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज़। तो इन दोनों में से हम देख लेते हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फेयर वैल्यू मालूम कर लेते हैं, और वैल्यू इन यूज़। इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी उसको कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट के साथ, उसकी बेस पे हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी बेस पे हम स्टेप वाइज कैलकुलेशन कर लेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस का फार्मूला भी दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट का फार्मूला भी दिया हुआ है, और अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन साथ साथ कर देंगे। तो आपने ये जो एसेट दिए हुए हैं, इन सब एसेट्स के लिए आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, मशीन्स हैं बेसिकली कुछ जिनकी कैरियंग वैल्यू दी हुई है। अब ये फ्यूचर कैश फ्लोज वाला कॉलम है। इस अमाउंट को 9% के साथ आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन यूज़ क्या है फ्यूचर में। तो ये वो इसका कॉलम आ जाएगा वैल्यू इन यूज़ का। ये है उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं। इसमें से आपने सेलिंग कॉस्ट माइनस कर देनी है मार्केट वैल्यू से, तो ये आ जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज़ और फेयर मार्केट वैल्यू, ये इसको सेलिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी उसको ले लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे कैरिंग वैल्यू के साथ। तो जितनी बड़ी कैरिंग वैल्यू होगी उतनी उस एसेट की इंपेयरमेंट आएगी। तो उसके मुताबिक हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, और एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाएगा, और क्रेडिट करेंगे अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो ये आपको जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें ये सोल्यूशन दिया जाएगा इन चीज़ों का। तो इस बेस पे आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैं चौथे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं क्विकली काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी इसको समझ पाएं। अच्छा, क्वेश्चन 4 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से है। दो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए है, कॉन्ट्रैक्ट बी है। उनकी प्राइस दी हुई है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, रिविजन्स हैं, कॉस्ट इनकट टिल डेट है। तो कास्ट मेथड और वर्क सर्टिफाइड मेथड की बेस पे आपने कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अब उसमें होता क्या है कि IS 11 जो है उसके मुताबिक आपने ये काम करना है। उसमें सबसे पहले देखिए जाती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, फिर उसके मुताबिक कास्ट इनकर कितनी हो चुकी है, फिर एस्टिमेटेड टोटल कितनी कास्ट है वर्क सर्टिफाइड। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट 2 की भी डिटेल देख लें। अब अगर कास्ट मेथड की बेस पे आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम करनी है, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के सवाल होंगे उन पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने मालूम करनी है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस चीज़ के बराबर होगी, कास्ट अभी तक जो इनकर हो चुकी है डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हमने देखना है कि अभी तक जो कास्ट इनकर हो चुकी है, और डिवाइड कर दें टोटल कास्ट से। इस तरह उसकी बेस पे आप रेवेन्यू रियलाइज भी चार्ज कर सकते हैं। मसलन रेवेन्यू इनका अभी तक जो टोटल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 मिलियन है, हमने अभी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम की। तो कास्ट इनकर हो चुकी है 6 मिलियन की, टोटल कास्ट है 8 मिलियन। तो इसका पता चला 75% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो हम कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, 10 मिलियन का 75%, यानी 7.5 मिलियन रिकॉग्नाइज कर देंगे, 75 लाख। और कास्ट कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, 8 मिलियन का 75%, वो आ गया 6 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 75 लाख से 60 लाख माइनस किया तो हमारा आ गया 15 लाख का प्रॉफिट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की तरफ चलते हैं, अब इसमें भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम कास्ट की फैक्टर की बेस में मालूम करते हैं। अभी तक इसकी कास्ट अपडेट अभी तक जो लग चुकी है वो 5 मिलियन की है, टोटल 10 मिलियन की कास्ट है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई, तो आपने सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम करना है। उस बेस की बेस पे 50% रेवेन्यू का आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे लिख देंगे, कास्ट भी उसका 50% होगी, और प्रॉफिट इसका कैलकुलेट हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड मालूम करने का जो दूसरा तरीका है वो है वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे। वर्क सर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप देखें वर्क सर्टिफाइड की ये अमाउंट्स दी हुई हैं। इसके एक की 76 लाख है और दूसरे की 3680 है। तो इसकी बेस पे आप मालूम कर सकते हैं
तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने इसकी वाले पे वर्क सर्टिफाइड की बेस पे मालूम कर दिया। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट का 70% आया, अब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट का 70% ही रेवेन्यू रिकग्नाइज कर देना है और 70% ही कास्ट रिकग्नाइज कर देनी है। तो ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 पे आए, तो इसमें है जी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना है। ये इंटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडमार्क है, उसकी परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन फीस है। तो परचेज प्राइस के अंदर इंस्टॉलेशन फीस जमा करेंगे और यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करते जाएंगे। सिवाय जिसकी ये इनडेफिनिट यूज़फुल लाइफ है, इसके लिए अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं होगी, बाकी सब के लिए हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अमोर्टाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कास्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लिखेंगे, यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट करेंगे, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है जी कि जो भी हमारे पास एसेट है जो उसकी कास्ट है, उसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू हो तो माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं यूज़फुल लाइफ से। तो डेबिट हो गया हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और क्रेडिट होगी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये अभी ब्रीफली सॉल्व किए गए हैं सवाल। इन सवालों की मजीद आगे जो एक्सप्लेनेशन है ना कैलकुलेशन वाइज, वो आपको नीचे दूसरी फाइल में नजर आएगी, उस पर भी क्लिक करके आप कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन 6 आप देखें, डिस्कस ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर इन केस ऑफ IS 40। IS 40 के तहत इन ट्रांजैक्शन के क्या ट्रीटमेंट होगा? 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मुराद कि इसकी एंट्री क्या हो सकती है, और अगर एंट्री नहीं तो इसका क्या जैसे कह सकते हैं कि मेथड हो सकता है, इसको कैसे हमने डिस्क्लोज करना है। अगर आप सवाल देखें तो सवाल का पहला हिस्सा है, 3 बिल्डिंग्स प्लॉट्स वर परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ईच कॉस्टिंग 3 million, विद एडिशनल 250 एज डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस फॉर ईच। तीन प्लाट खरीदे गए और हर एक प्लाट की 3 million कास्ट थी, और 250 उसके ऊपर खर्चा आया। तो एड अप किया, 32,50,000 का एक प्लाट बना। तो 3 प्लाट हो गए 97 50 लाख के। तो हम एंट्री क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 97,50,000 से, क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड बात है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ 2.4 million इन प्लाजा वाज सोल्ड फॉर 4 million, टैक्स वाज पेड एट द रेट ऑफ 3% ऑफ सेल प्रोसीड। तो 4 million की सेल हुई, पहले हम मालूम करेंगे गेन कितना है, और उसके ऊपर जो टैक्स पे किया उसको निकाल के तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो फोर में ये किया, ये हमने मालूम किया गेन हुआ है 16 लाख का, 16 लाख पे 3% टैक्स है। तो कैश हमारे पास आ गया जी। ओवरऑल कैश आ गया जी 3880 आ गया, कैश टैक्स माइनस करके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो 24 लाख की चली गई। गेन हमें हुआ, गेन हम क्रेडिट कर देंगे 16 लाख से, और एक 20 का हमारा टैक्स है जो अभी हमने पे करना है। तो ये दोनों आइटम डेबिट वाली साइड पे आ जाएंगे, और कैश और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट वाली साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, फिर इसमें 4 न्यू अपार्टमेंट्स वर परचेज फॉर 2 million ईच। अब उसमें 60,000 के किराए पे वो चले गए हैं, तो इनको कैसे हमने डिस्क्लोज करना है? तो जो 4 न्यू अपार्टमेंट्स हैं उनकी हमने एंट्री करनी है। तो 2 million का ईच 80 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे 80 लाख से, और कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे 80 लाख से। रेंटल वैल्यू की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि उस पर कितनी रेंटल वैल्यू है। Any new investment was a purchase in commercial land for rupees 3 million, half of the amount is to payable in the next year। तो 43 लाख की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, डेबिट कर दें, और कैश है 21,50,000 का पे किया, और अकाउंट्स पेबल भी 21,50 है क्योंकि आधी रकम दे दी है और आधी अभी पेंडिंग है। और लास्ट आइटम है ओल्ड प्लास परचेज में है 60 million की, जिनकी अब मार्केट वैल्यू 9 million है। तो इस सूरत में क्या एंट्री होगी? फेयर वैल्यू मॉडल के अगर हम हिसाब जाएं, तो 9 million हमने खरीदे थे, 9 million की अब उनकी वैल्यू है, और 6 million का पहले वो थे। तो 3 million का इस पे हमें एक किस्म का लॉस हो रहा है।
गेन हो रहा है, सॉरी, इस पे हमें गेन रिकॉग्नाइज हो रहा है 3 मिलियन का, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे 3 मिलियन से और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें। व्हाट आर द प्रोविजंस डिस्कस रिकग्निशन मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो प्रोविजंस क्या होती हैं IAS 37 के तहत, उनको हम देखते हैं। ए प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, जिसको रिकग्नाइज किया जाता है, जिसकी प्रेजेंट ओब्लिगेशन हो, फ्यूचर में हमें उस पर कोई चीज़ पे करनी पड़े और उसकी अमाउंट रिलायबली मेजर कर सकें, उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मेजरमेंट बेस वो दी हुई है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोविजन की कैसे करते हैं, डेबिट करते हैं एक्सपेंस और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन, तो इस बेस पे हम इसको शो कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के हवाले से है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है जिसकी कास्ट 50 मिलियन है, 8% लीज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 ईयर टर्म है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो 8 मिलियन है, डाउन पेमेंट 1 मिलियन की गई थी। तो इसको कैसे करना है बिल्डिंग के केस में, डाउन पेमेंट अगर 1 मिलियन की गई थी और एनुअल इंस्टॉलमेंट 8 मिलियन की है, इंटरेस्ट रेट 7% और टर्म 7 ईयर है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज एबिलिटी जो होगी वो 50 लाख में से 1 लाख बैलेंस रखे तो 49,000 होगी। अब उनका ओपनिंग बैलेंस है, हर साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हर साल की, उसके बाद प्रिंसिपल हर साल का काम होता जाएगा और ये उसके क्लोजिंग बैलेंस आते जाएंगे। इस तरह हर साल की हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो जर्नल एंट्री हम हर साल की करते जाएंगे। इस तरह जो दूसरा इस क्वेश्चन है जिसमें कार लीज की बात की गई है, उसमें भी कास्ट कार की 15 लाख है, डाउन पेमेंट 150 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 410 है, इंटरेस्ट रेट 9% है 5 ईयर के हिसाब से। तो इसी तरह उसका भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेंगे 5 सालों का। ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेंगे 1350 का ओपनिंग, 1350 इसलिए क्योंकि 150 की डाउन पेमेंट कर दी ना, उसके बाद ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 9% के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी और ये प्रिंसिपल अमाउंट है, करते करते तो आखिरी साल तक ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पेपर के सोल्यूशन बता दिए, साथ में आपको लिंक दिखाना चाहूँगा कि जो नोट्स इसके डेवलप हुए हुए हैं ताकि वो भी आपके सामने पहुँच जाएं। और अब ये इस कोर्स के नोट्स हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। यूनिट वाइज नोट्स दिए हुए हैं, हर यूनिट की डिस्क्लोजर्स और हर यूनिट की जो ट्रांजैक्शंस है उनको यहाँ पे दी गई हैं, डेफिनेशंस वगैरह भी दी हुई हैं। इनके लिंक भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स की ओर पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी टर्मिनोलॉजीज और सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो मैक्सिमम कोशिश की गई है कि आपके सवालों का जवाब दे दिया जाए। जो आपको पास पेपर में पहले दिखा रहा था उनका भी लिंक मौजूद है, उसके दो लिंक मौजूद होंगे बेसिकली। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जो पहली फाइल है उसको छोड़ के दूसरी फाइल आप ओपन कर दीजिएगा ताकि उसमें कैलकुलेशन वाले सवाल भी सारे आ जाएं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने नेसेसरी चीज़ें आपको बता दी हैं। सो नाउ इट्स टू यू, अब आप इसको थोड़ी अच्छी तरीके से देख लें, इस पे मेहनत करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। चीज़ें वही हैं सारी जो अकाउंटिंग की होती हैं, बस ज़रा स्टैंडर्ड्स के हवाले से हमने प्रेजेंट की गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी एंट्रीज कैसे होनी है और स्टैंडर्ड के हवाले से हम इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया आपका। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।